गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ज्ञानदीप आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरुजी के माध्यम से इस कोरोना वैश्विक महामारी में पढ़ाई को आसान करने का प्रथम एवं द्वितीय प्रयास करने जा रहा हूं। अगर आपका साथ मिले तो मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता हूं जहां हर कोई पहुंचने को तरसते हैं। सिर्फ सपने देखकर कोई बीपीएससी अधिकारी नहीं बन सकता। सिर्फ मेरा वीडियो देखकर आप अच्छे नंबर से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आज आधुनिक भारत का इतिहास बाय राजीव अहिर सर द्वारा लिखित बुक का सेकेंड क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो अपने ज़िंदगी को कोसते रहते हैं कि मैं विफल हो गया हूँ, तो सुनिए उनके लिए स्पेशल थॉट है। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न करना, गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न करना। तकदीरों में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का महासंग्राम। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी यहीं से प्रतिवर्ष क्वेश्चन हिस्ट्री से निकालती है। तो ये सेकेंड क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज अध्याय 2 आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए और स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नवीन परमाणुओं के साथ या मौजूदा परमाणुओं की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। तो इतिहास इसका अनुसरण इनके लिए उन तरीकों एवं शैलियों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और उनके अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। तो इस किताब में लिखा हुआ है व्याख्या के रूप में इतिहास के व्याख्या के रूप में इतिहास के 4 संप्रदाय स्कूल हैं। फर्स्ट है उपनिवेश, सेकेंड है राष्ट्रवादी, थर्ड है मार्क्सवादी एवं चौथा है अधिनष्ट या उपाश्रित। हालांकि इतिहास लेखन के 2 अन्य संप्रदायवादी एवं कैम्ब्रिज भी हैं। चलिए हम देखते हैं औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा ऐसे कार्य की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। आज अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दृष्टिगत लिखा है। वास्तव में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबंध था। साथ ही साथ पश्चिमी संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों की महामंडन किया गया जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंस्टन स्मिथ एवं अन्य द्वारा लिखा गया
भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम का उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्ट दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देशों के रूप में महामंडित किया गया है। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखन को एक समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम और व्याख्यात्मक फ्रेमवर्क विकसित हुए हैं। सारगर्भित रूप से औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधीकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारात्मक प्रयास का एक भाग था। तो आपने देखा औपनिवेशिक उपागम के अंतर्गत। अब चलते हैं राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रवादी उपागम में देखते हैं राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रीय उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम में सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ है। यह भारतीय लोगों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों के औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के मौजूदा ऐतिहासिक स्रोत के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक के ऐतिहासिक विवरणों की औसत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया और धार्मिक, जातीय, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रीय उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन युग के बारे में वर्णन करता है। यह आधुनिक काल में मौजूद नहीं था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय स्कूल मौजूदा नहीं था। दादाभाई नौरोजी, M.G. रानाडे, G.V. जोशी, R.C. दत्त, T.K. तेलंग, G.K. गोखले, D.E. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना विकसित की गई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में K.T. शाह, B.C. काले, C.M. वकील, D.R. गाडगिल, ज्ञानचंद, B.R. वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदचिह्नों का अनुसरण किया। राष्ट्रीय उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलन को उचित स्थान दिया, लेकिन उनका इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जाति और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन की अपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। तो आपने देखा राष्ट्रवादी उपागम, और इसके बाद है मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी उपागम में मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश वृत्तियों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी संप्रदाय स्कूल की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष की विरोध को स्पष्ट रूप से देखा।
राष्ट्रवादियों के समान वे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर्विरोध के प्रति भी पूरी तरह सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ, विशेष रूप से रजनी पाम दत्त, प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोध संघर्षों और द्वितीय अंतर्विरोधों के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह असफल रहे और औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष से संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में संचरित बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और इसके मुक्त एवं स्वर्गीय रूप की अपेक्षा की। तो मार्क्सवादी उपागम में आपने देखा कि किस कालक्रम से गुजरना पड़ा, और अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम को देखते हैं। अधीनस्थ या उपासित उपागम, अधीनस्थ या उपासित अध्ययन शीर्षक ऐसे विवरणों की श्रृंखला है जो शुरू में रंजीत गुहा के संपादक में प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई। इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागमों पर लोगों की आवाज़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने भारत की भारतीय इतिहास लेखन की समस्त परंपरा का झुकाव अभिजात वर्ग की तरफ है, अतः यह पक्षपाती है। अधीनस्थ या उपाश्रित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में मूलभूत विरोध संघ एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन भारतीय एवं विदेशी दोनों और दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीय लोगों के बीच। वे विश्वस्त हैं कि भारतीय लोग कभी भी एक साझा संप्रदाय विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थी, एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी धारा और दूसरी कुलीन की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धारा। कुलीन धारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कुलीनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष हेतु झुंड से थोड़ा अधिक था। हालांकि अधीनस्थ या उपाश्रित संप्रदाय स्कूल जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टिगत इतिहास लिखने की वचनबद्धता दिखाई थी, लोगों की स्वयं की सचेतता पर आधारित थी। नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को अधिकाधिक प्रतिबिंबित कर सके। इसका नवीन लेखन निरंतर उसी पुराने कुलीन स्रोतों पर आधारित था। तो अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम आपने देखा। तो नेक्स्ट है संप्रदायवादी उपागम। संप्रदायवादी उपागम में देखते हैं संप्रदायवादी उपागम में राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्यपुस्तकों के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक स्वयं को पूरी तरह सीमित किया। भारतीय संप्रदायवादी इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखन में ढूंढा जा सकता है। संप्रदायवादी मतानुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम स्थायी रूप से शत्रुता शिविरों में विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण, विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। वे विचार न केवल इतिहासकारों के
लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं के हाथों में यह अधिक उग्र और विषाक्त रूप सामने आया। दूसरे यह विचार कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया और हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित, अधीन एवं पराधीन थे, प्रचारित किया गया। संप्रदायवादी उपागम में आपने देखा किस तरह हिंदुओं पर शासन किया तथा हिंदू शासित, अधीन तथा पराधीन थे, प्रचारित किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। कैम्ब्रिज स्कूल उपागम में कैम्ब्रिज स्कूल उपागम कैम्ब्रिज संप्रदाय स्कूल उपागम का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और भारतीय राजनीति का स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा सीमांकन हुआ। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मूलभूत विरोध साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय लोगों का औपनिवेशिक शोषण के रूप संघर्ष का उत्पाद नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, अपितु उसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्तियों से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों एवं शोधार्थियों तथा विद्वानों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई कि यह तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है और राष्ट्रवाद को पाशविक राजनीति के स्तर पर ले जाता है। तो देखें हम लोग कि कैम्ब्रिज स्कूल उपागम के अंतर्गत भारतीय उपागम की कई विशेषता को। नेक्स्ट देखते हैं उदारवादी एवं नव उदारवादी व्याख्या। उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्या। उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्या। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का पूर्व मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ और केम एवं हॉपकिंस 1993 में, पैट्रिक ओब्रायन 1988 तथा डेविस एवं हट्टनबैक 1986 में ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रभुत्व वर्ग के कुछ निष्ठापूर्ण विचारों एवं दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों या बाजारों में पूंजी निवेश या भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था करना ब्रिटेन में घरेलू निवेश को हतोत्साहित एवं नवीन औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकता था। नेक्स्ट है नारीवादी उपागम। नारीवादी उपागम में इतिहास लेखन में लगभग सभी प्रमुख प्रवृत्तियां औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपाश्रित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा एवं योगदान को स्पष्ट करने में असफल रही। इतिहास में महिलाओं के योगदान को लेकर लेखन 1970 में महिला आंदोलन से माना जा सकता है, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया। तनिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं स्वचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक में शुरू हुई, क्योंकि
कई नारीवादी बुद्धिजीवियों ने बलात्कार, दहेज एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलन में स्वयं को संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखन B.R. नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्य के साथ शुरू हुआ। महिलाओं का अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडिता रामाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1987 और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया 1927 लेखनों में दर्शाया गया है। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबंध अन्य लेखकों में BC लॉ, वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर 1927, I.B. हॉर्नर, वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म 1930, R.A.S. अल्टेकर, द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रेजेंट 1938 प्रमुख हैं। हमने सभी उपागम को देखते हुए ये देखा कि भारतीय जीवन पर किस तरह कौन उपागम का असर ज़्यादा रहा। नेक्स्ट हम प्रमुख विचार देखते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों एवं इतिहासकारों के द्वारा लिखित प्रमुख विचार। चलिए देखते हैं लास्ट में। प्रमुख विचार। दिन व दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहतर, तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचना के तहत सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वालों के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम सभी समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप में भारत के। इस तरह के प्रमुख विचार लॉर्ड डार्फिन 1986 में समाचार पत्र में छपाया था। नेक्स्ट देखते हैं विचार। हाल ही के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है और तथा इसकी कुछ व्याख्या का आह्वान किया जा सकता है। इसके दो तरफा कारण हैं। भारतीय परिदृश्य में होते परिवर्तनों के तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है और भारतीय इतिहास के जरूरी तत्वों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में होते परिवर्तन हैं। इस तरह का व्याख्या दिया था पर्सिवल स्पीयर ने। नेक्स्ट देखते हैं बिपिन चंद्रा जो लेखक हैं, भारतीय लेखक, उनके द्वारा क्या लिखा गया है। कुछ इतिहासकारों ने विलंब से शुरू नवीन प्रवृत्ति जिसे इसके प्रस्तावकों द्वारा उपाश्रित उपागम के रूप में विवेचित किया गया, जिसने सभी पूर्व के ऐतिहासिक लेखन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित समेत को नकार दिया और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास लेखन को उपाश्रित उपागम से प्रतिस्थापित करने का दावा किया। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेकेंड यूनिट स्पेक्ट्रम का हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जितना से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो बनाने में